पुलिस वाले एक बेसुध सी लड़की को उठाकर थाने लाते हैं और थाने लाने के बाद उसके परिजनों को, उसके पेरेंट्स को फोन करने के बाद ये जानकारी देते हैं कि आपकी बेटी जो अभी तक गुम थी वो मिल चुकी है, बेटी को लेके अपने घर जाइए। वो लड़की बेसुध अवस्था में ऐसे ही पड़ी हुई थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहां है कहां नहीं, उससे कौन बात कर रहा है कौन नहीं। उसके पिता उसके सामने खड़े थे, लेकिन उस बेसुध सी लड़की को यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसके पिता उसके सामने ही खड़े हैं। हालांकि पुलिस ने कहा इसे घर ले जाओ, आराम कराओ, अपने घर चले जाते हैं। घर ले जाने के 48 घंटे के बाद यह पता चलता है कि उनके बेटी के साथ आखिरकार हुआ क्या था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस लड़की को कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। दरअसल वो लड़की नशे की हालत में थी और नशे की हालत में ही उस लड़की के साथ लगभग 6 दिनों तक, कुल मिला के 144 घंटे तक सामूहिक बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया गया था। 6 कैफे, 3 होटल, 23 से ज्यादा लोग उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिए थे। अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि होती है, वैसे ही पुलिस की भी आंखें खुल जाती है। पुलिस के जांच पड़ताल में जिस बात का खुलासा हुआ, वाकई वो बात हैरान करने वाली थी। दरअसल उस लड़की को एक गंभीर बीमारी थी। अब सवाल यह उठता है कि लड़की के उस गंभीर बीमारी से इस घटना का क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं कि उस गंभीर बीमारी से ही इस पूरे घटना का लेना देना है। अगर उस लड़की को वो गंभीर बीमारी नहीं होती तो शायद इतने बड़े खौफनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम इतनी आसानी से नहीं दिया जाता। उन 23 लोगों ने उस लड़की के साथ जो भी किया वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक और रुला देने वाला है। आज की सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बनारस के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र की है। उस थाने से 4 अप्रैल 2025 को खजूरी क्षेत्र के एक निवासी जो कि पेशे से ड्राइवर है, उनके पास पुलिस कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि आपकी बेटी मिल चुकी है, आप जल्द से जल्द थाने पहुंचिए और थाना पहुंचने के बाद अपनी बेटी को वापस आकर यहां से ले जाइए। अब जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को पता चलता है, वो अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद अपनी बेटी को एक कमरे में देखता है। उसके पास एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी और वह उससे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। उसे यह भी पता नहीं था कि वह कहां है कहां नहीं, उसके पास कौन है कौन नहीं, उससे कौन बात कर रहा है कौन नहीं। यहां तक कि उसके पिता उसके सामने ही खड़े थे, लेकिन उस बेसुध हालत में पड़ी हुई लड़की को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पापा उसके सामने ही खड़े हैं। वह बार बार अपने बेटी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। यहां तक कि वो लड़की अपने पेरेंट्स को ऐसे देख रही थी मानो कोई अनजान व्यक्ति उस लड़की से बातचीत कर रहा हो। हालांकि पुलिस वालों ने कहा आप इसे घर ले जाइए, चिंता मत कीजिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। मां बाप तत्काल अपने बेटी को थाने से लेकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार मामला क्या है, उनके बेटी के साथ हुआ क्या है। जब वो अपनी बेटी को अपने घर ले गए, उसके 48 घंटे बाद यह पता चलता है कि उनके बेटी के साथ हुआ क्या है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी बेटी को कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। वो लड़की जिस भी पुरुषों को देखते ही डर जाती, चाहे उसका सगा भाई ही क्यों ना हो, चाहे उसके पिता ही क्यों ना हो। जैसे ही पुरुषों को देखती वो पूरी तरीके से डर जाती, उसकी सांस तेज चलने लगती, वो डरने लगती, सहम जाती और भय से कांपने लगती। उसके इस वर्तमान स्थिति को देख के उसके मां ने कहा कि अब मेरी बेटी के पास कोई भी पुरुष नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही पुरुषों के ऊपर मेरी बेटी की नजर पड़ती है वो पूरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है और रोने लगती है। ऐसा लगता है कि पुरुषों ने इसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। हमारी बेटी के पास अगर कोई आएगा तो सिर्फ लड़कियां आएंगी, महिलाएं आएंगी। उस कमरे में, जिस कमरे में उनकी बेटी को रखा गया था, उस लड़की की मां अपने बेटी को पुचकारती है, दुलारती है और अपने सीने से लगाती है और सीने से लगाने के बाद पूछती है, बेटी अब ये बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो। दरअसल वो नशे में थी और उसे नशा कुछ ज्यादा ही दिया गया था। उसके वर्तमान स्थिति को देखकर साफ साफ ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह रोते हुए कहती है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं
जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से नशे की लत लगा दी, नशे की आदत लगा दी। दरअसल बात 29 मार्च 2025 की है। वो लड़की सुबह सुबह अपने घर से अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ये कह के निकली थी कि मैं बाहर जा रही हूं, पहले सहेली के घर जाऊंगी और सहेली को साथ में लेने के बाद मैं एक दुकान पे जाऊंगी और दुकान पे जाने के बाद कुछ किताबें मुझे खरीदनी है और किताब खरीदने के बाद फिर वापस 2-4 घंटे में मैं वापस लौट आऊंगी। माँ बाप से इतना कहकर वह घर से निकल जाती है, लेकिन 6 घंटे के बाद भी जब वापस नहीं लौटती है तो मां की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। इसके बाद वह अपने पति से कहती है कि बेटी ये कह के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूं, 2-4 घंटे के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी, मेरा मन घबरा रहा है। अब जैसे ही उसको फोन किया जाता है तो उसका फोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ आ रहा था। बार बार कई बार अलग अलग नंबर से फोन करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, बंद ही आ रहा था। अब संपर्क करें तो करें कैसे? परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और परेशानी की हालत में ही सीधा पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन। और वहां पहुंचने के बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से कहते हैं कि हमारी बेटी जिसकी उम्र 19 साल है, वह अभी ग्रेजुएशन कर रही है, वह आज सुबह ही अपने घर से यह कह के निकली थी कि वह अपने सहेली के घर जा रही है और वहां से अपनी सहेली के साथ ही वो किताब लेने जाएगी और किताब लेने के बाद 2-4 घंटे बाद वो वापस लौट जाएगी। लेकिन अभी तक हमारी बेटी वापस नहीं लौटी है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, बंद आ रहा है। प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, हमारी बेटी को खोज दीजिए, उसका पता लगा दीजिए कि हमारी बेटी कहां है। जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी, उस लड़की के हुलिया वगैरह की जानकारी ली और इसके बाद उनसे कहा कि परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को खोज कर आपके पास ला देंगे, चिंतित होने की बात नहीं है। पुलिस अपना हर संभव प्रयास करेगी ताकि आपकी बेटी जो गुम हो गई है वो मिल जाए। वो लड़की 29 मार्च को घर से बाहर निकली थी, 29 मार्च को भी वो वापस नहीं आती है, 30 मार्च 31 मार्च को भी नहीं आती है। 1 अप्रैल बीत जाता है, 2 अप्रैल बीत जाता है, 3 अप्रैल भी बीत जाता है। 4 अप्रैल को पुलिस वाले का ही फोन पहुंचता है, आपकी बेटी मिल गई है, आप जल्द से जल्द नजदीकी थाने आइए और आकर अपने बेटी को यहां से वापस लेकर अपने घर जाइए। अब 48 घंटे बाद बेहोशी की उस हालत से निकलने के बाद उस 19 वर्षीय लड़की ने अपने मां बाप को जो कहानी सुनाई, वो कहानी न सिर्फ दर्दनाक था बल्कि खौफनाक भी था। उसने बताया कि जैसे ही वो घर से बाहर निकली, कुछ दूर चलने के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिला। उस लड़के ने उस लड़की को पहले नशीला पदार्थ खिलाया और पिलाया और इसके बाद उस लड़की को एक कमरे में लेकर जाता है जहां पे एक और अन्य लड़के के साथ मिलकर उस लड़की के साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देता है। और उस घटना को अंजाम देने के बाद फिर वहां से उसे लंका स्थित एक कैफे में लेकर जाता है। वहां ले जाने के बाद पूरी रात उसके साथ फिर से वही कृत्य दोबारा दोहराया जाता है। वहां इस काम में एक और अन्य लड़का आता है और इस पूरे घटनाक्रम को साथ मिलकर अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद जब पूरे लड़के पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट कर लिए, या फिर यूं कहें कि पूरी तरीके से जब वो तृप्त हो गए, फिर वहां से उस लड़की को छोड़ देते हैं। लड़की वहां से निकल तो जाती है, लेकिन लड़की का अभी तक नशा उतरा नहीं था, वो पूरी तरीके से बेसुध अवस्था में वैसे ही चली जा रही थी। अब अगला दिन 30 मार्च आता है। 30 मार्च को समीर नाम का एक लड़का मिलता है। ऐसा बताया जा रहा है कि वह लड़का उस लड़की का दोस्त भी था। वह लड़का समीर अपने एक दोस्त के साथ उस लड़की को अपने बाइक पर बिठाता है और इसके बाद वहां से लेकर सीधा हाईवे की ओर चला जाता है और वहां ये दोनों मिलकर फिर से उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करते हैं। और बाद में समीर के साथ जो एक और अन्य लड़का था, इन दोनों का जब मन भर गया, फिर वहां से उस लड़की को लाकर नदेसर नामक एक जगह पर छोड़ देते हैं। लड़की की हालत अभी तक सही नहीं थी, वह बेसुध अवस्था में अभी भी थी। अगली तारीख यानी कि 31 मार्च आती है और 31 मार्च को एक आयुष नाम का लड़का मिलता है। आयुष उस लड़की को वहां से लेकर एक कैफे में जाता है। कैफे में जाने के बाद पहले उस 19 वर्षीय लड़की को नशा दिया जाता है, क्योंकि वह नशे की आदी हो चुकी थी। नशे का लत उसको पूरी तरीके से लग चुका था। चाहे खाना मिले या ना मिले, नशा तो उसे चाहिए ही चाहिए था। और यही कारण था कि उसी नशे के चलते वो लड़की लगातार घिरती चली गई और अंततः वो इतनी बुरी तरीके से फंस गई जहां से निकलना उसके लिए मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब इसके बाद उस लड़की के साथ जो होने वाला था, वो लड़की पूरी तरीके से इस बात से अनजान थी, क्योंकि अभी तो यह कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद अभी जो कुछ आगे होने वाला था वो और भी खौफनाक, दर्दनाक
और शर्मनाक था। कैफे में पहले तो उसे नशा दिया गया और नशा देने के बाद आयुष के साथ साथ साजिद, जाहिद, अनमोल, इसके अलावा भी 2 और अन्य लोग थे। कुल मिलाके 6 लोग थे। इन 6 लोगों ने से बारी बारी से मिलकर उस लड़की के साथ गंदा कृत्य किया, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने का काम किया। वो लड़की चीखती रही, तड़पती रही, दर्द से कराहती रही और बार बार अपने को छोड़ देने की गुहार भी लगाती रही, लेकिन उसके चीखने और चिल्लाने का कोई भी फर्क उन 6 के ऊपर नहीं पड़ा और वो लोग लगातार उस लड़की का उपभोग करते रहे, बारी बारी से अपने काम वासना को तृप्त करने का काम करते रहे। उन हवस के दरिंदों ने उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक जैसे भी हुआ संबंध बनाए और वह लड़की उसी तरीके से बेसुध अवस्था में पड़ी रही। पूरी तरीके से इन 6 ने अपने काम वासना को तृप्त करने के उपरांत यह कहकर उस लड़की को छोड़ दिया कि अगर किसी को पता चला तो इसका अंजाम याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की यहां से निकलती है। अब 1 अप्रैल को साजिद मिल जाता है। साजिद उस लड़की से कहता है कि आपको गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ बैठो। उसे गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसे एक होटल में लेकर जाता है और होटल में लेकर जाने के बाद 3 और अन्य लोग के साथ, मतलब 4 लोग फिर उस लड़की के साथ वही कृत्य दोहराते हैं जो पिछले 3 दिनों से उस लड़की के साथ लगातार किया जा रहा था। लड़की परेशान थी क्योंकि वो लड़की जहां भी जाती खाने से पहले उसे जरूरत होती नशे की और नशे का फायदा उठाकर ही उन लोगों ने उसके साथ लगातार इस घटना को अंजाम देने का काम किया। वह लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन इस बात का कोई भी असर उन लड़कों के ऊपर पड़ नहीं रहा था। वहां से कुछ दूर हटकर औरंगाबाद नामक एक जगह पर जहां की एक गोदाम है, उस गोदाम में अमन और एक लड़का उस लड़की के साथ अपना मुंह काला करता है। अब इतना कुछ होने के बाद उस लड़की की स्थिति इतनी बेसुध हो जाती है कि वह कुछ भी विरोध करने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। वह बोलना तो चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो लगातार नशा पे नशा किए जा रही थी। लगातार नशा लेने के बाद उस लड़की की मनोदशा इतनी ज्यादा विक्षिप्त हो गई थी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे सिर्फ इस बात का पता चल रहा था कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, कौन से जगह पे है, नहीं है। वो पूरी तरीके से बेसुध अवस्था में इधर उधर घूमती है और इसका फायदा उन लड़कों ने लगातार उठाना जारी रखा। कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि जाने पहचाने थे और कुछ चेहरे वैसे थे जिस चेहरे को वो जानती नहीं थी। अब यहां से कुछ दूर चलने के बाद उसे इमरान मिल जाता है और इमरान उसे नशीला पदार्थ देता है और नशीला पदार्थ देने के बाद जैसे ही वो उस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश करता है, वो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है। उसके चीखने और चिल्लाने को देखकर इमरान कहता है कि शोरगुल मत करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इमरान उस लड़की को वहां से आईपी मॉल के पास छोड़ देता है और वहां से फिर वो चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आती है। अभी तक वो किसी तरह से चलते चलते आईपी मॉल के पास पहुंची थी। अब 2 अप्रैल 2025 को राज खान नाम का एक व्यक्ति उस लड़की को वहां से लेकर हुकुमगंज चला जाता है और उस लड़की को एक घर की छत पर ले जाने के बाद पहले तो उसे चाउमीन में मिलाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उस लड़की के साथ फिर से वही कृत्य दोहराया गया, जो कृत्य पिछले कई दिनों से लगातार उस लड़की के साथ न चाहते हुए भी हुए जा रहा था। पूरी तरीके से राज खान अपने आप को तृप्त करता है और इसके बाद जब वो लड़की घर जाने की बात करती है, तब राज खान उस लड़की को वहां से लेकर 80 घाट पर छोड़ देता है और 80 घाट पर जाकर वो लड़की वहां इधर उधर बेसुध अवस्था में घूम रही थी। क्योंकि नशे के बिना उसका काम चल नहीं रहा था। वो जहां भी जाती पहले लड़के उसे नशा देते और इसके बाद फिर अपने काम वासना को शांत करने का काम करते। 3 अप्रैल को 80 घाट से दानिश नाम का एक लड़का अपने साथ लेकर वहां से चले जाता है और उसके साथ 3 और अन्य लड़के मिलकर उस लड़की के साथ फिर से उसी घटना को अंजाम देते हैं और हर बार उसके साथ गंदा कृत्य करने से पहले उस लड़की को नशीला पदार्थ खिलाया जाता। जब दानिश के साथ साथ 3-4 अन्य लड़कों का मन पूरी तरीके से वहां भर गया, तब उस लड़की को वहां से ले जाकर चौक घाट पर छोड़ देते हैं
चौक घाट पर छोड़ने से पहले उन लड़कों के द्वारा यह कहा गया कि अगर इसकी जानकारी किसी को भी तुम दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लड़की कहां किसी को कुछ बताएगी, और इधर परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वाले उतनी शिद्दत, उतनी ताकत और उतनी ईमानदारी के साथ शायद उस लड़की को नहीं ढूंढ रहे थे जितनी ईमानदारी के साथ उस लड़की को ढूंढना चाहिए था। हालांकि पुलिस वाले लड़की को ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद परिवार वालों के हवाले कर देते हैं, और परिवार वालों के पास जैसे ही लड़की जाती है 48 घंटे के बाद जब उस लड़की को होश आता है तो होश आने के बाद इस पूरे घटना की जानकारी देती है और अपने साथ जो भी अभी तक वारदात हुआ था इस वारदात को पूरी तरीके से बयां करती है। अब परिवार वाले जैसे ही इस पूरी घटना को सुनते हैं, परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था। परिवार वाले सीधा वहां से अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां से उस लड़की को इन लोगों के हवाले किया गया था, और वहां जाने के बाद जो भी बात उनकी बेटी के द्वारा बताया गया था सारी घटना के बारे में एक लिखित आवेदन उस थाने में देते हैं और यह भी कहते हैं कि साहब हमारी बेटी को न्याय दिलवा दो, क्योंकि हमारी बेटी के साथ अब तक बहुत ही बुरा हुआ है। पुलिस वाले इस मामले को शुरू में टालने की कोशिश किए, लेकिन जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से इस खबर की पुष्टि हुई तब पुलिस महकमा इस बात को लेकर पूरी तरीके से खोजबीन प्रारंभ कर देता है। मां के शिकायत के आधार पर आखिरकार 7 अप्रैल 2025 को 23 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिस 23 में 12 लोग नामजद होते हैं और 11 अज्ञात होते हैं। पुलिस ने 12 नामजद को पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उनका मोबाइल कब्जे में लेकर उनके मोबाइल की जांच पड़ताल की गई तो साफ साफ पता चलता है कि इन 12 लोगों में लगभग सब के सब नशे के आदी हो चुके थे, उन्हें नशे का लत लग चुका था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि उन 12 के 12 आरोपियों के मोबाइल में गंदे फिल्म और वीडियो थे। लगभग 540 लड़कियों की नंगी वीडियो, नंगे फोटोग्राफ्स उसमें थे, और उसमें कई 100 से ज्यादा वीडियो तो ऐसे थे जिसमें जो लड़कियां थी वो स्वेच्छा से अपने वीडियो को शूट करवा रही थी, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करवा रही थी। वो अपने आप ही अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे कर रही थी मानो उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पता चलता है कि इन बनाए गए वीडियो का इस्तेमाल कस्टमर को रिझाने के लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए, या फिर यूं कहें कि कस्टमर को अपने जाल में फंसाने के लिए इन वीडियो का प्रयोग किया जाता था। जब गहराई से इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश की गई, जो भी साक्ष्य अभी तक उपलब्ध मिले थे, जो भी 12 आरोपी अभी तक नामजद आरोपी पकड़े गए थे, गहन पूछताछ की गई, तह तक जाके जानने की कोशिश की गई, तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। इन सारे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता था। अनमोल गुप्ता शिवपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जब उसकी हिस्ट्री, उसका पूरा इतिहास खंगालने की पुलिस के द्वारा कोशिश की गई तो पता चलता है कि वह साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था। वह पहले तो बहुत गरीबी में था, लेकिन जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ा वह धीरे धीरे साल 2020 में एक फास्ट फूड की दुकान चलाने लगा। इसके बाद सिगरा नामक एक जगह पर उसने एक बड़ा सा कैफे खोला, और उस कैफे में पहले तो जो वेटर थे वो लड़के थे, लेकिन जब ग्राहकों की डिमांड बढ़ने लगी तो बाद में लड़की वेटरों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। अब यहां पर शराब परोसी जाती, हुक्का परोसा जाता। यहां पे जो भी कस्टमर आता तो वो डिमांड करता कि जो लड़कियां वेटर का काम कर रही है उन लड़कियों से शराब दिलवाई जाए, हुक्का दिलवाई जाए। उनके कस्टमर के इस डिमांड को जो अनमोल गुप्ता था वो बखूबी मानता भी है। कस्टमर के साथ साथ अब कई लड़कियों को भी, जो कि वहां वेटर की भूमिका में नौकरी कर रही थी अनमोल गुप्ता के कैफे में, उसे भी अब नशे की लत लग जाती है। अब कई लड़कियां उन लड़कियों में से ऐसी होती थी जिनके पास अपने पैसे नहीं होते थे। तब अनमोल गुप्ता एक ऑफर देता है कि जिन भी लड़कियों को नशा करना है वो नशा कर सकती है, नशा का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी कस्टमर, जो भी ग्राहक डिमांड करेंगे, ग्राहक और कस्टमर के साथ आपको सोने जाना होगा, उनके साथ उनके बिस्तर पर जाकर संबंध बनाने होंगे। अब तो कुछ लड़कियां आसानी से इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उन लड़कियों के पास नशे के लिए अपने पैसे नहीं थे और नशा उन्हें जरूरी था। खाना मिले या न मिले, नशा जरूरी ही था। इसलिए उन लड़कियों ने अपने कैफे के ऑनर
अनमोल गुप्ता के प्रपोजल को भी सहर्ष रूप में स्वीकार कर लिया। जो भी कस्टमर और जो भी ग्राहक उसके कैफे में आता और जो भी डिमांड करता कि ये लड़की चाहिए, मुझे इस लड़की के साथ जाना है, तो उस लड़की को जाने की बात कही जाती और उनमें से अधिकतर लड़कियां नशे की लत से घिरी हुई थी और वो लड़कियां आसानी से उन कस्टमर और उन ग्राहकों के साथ उनके कमरे में चली जाती थी और अनमोल गुप्ता तो यही चाहता ही था। अब वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि अरे ये तो काफी अच्छा बिजनेस है, पैसा का पैसा भी कमा लो और उसके बदले में मुझे करना ही क्या है, सिर्फ नशे का ही तो अरेंज करना है। वो नशे का अरेंज कर देता और उन लड़कियों को अपने कंट्रोल में करने के बाद उन ग्राहकों के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से विवश कर देता। अनमोल गुप्ता को लगा अरे यह तो कारोबार काफी अच्छा चल रहा है, इसके लिए पहले 5 लड़के तैयार किए जाते हैं और 5 लड़कों से अब 15 लड़के हो जाते हैं और अब उन 15 लड़कों को एक तरह से पार्टनर के रूप में अनमोल गुप्ता के द्वारा रख लिया जाता है। उन लड़कों का काम होता पहले भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फंसाने के उपरांत उसे कैफे तक लेकर आना। जब कैफे में लड़कियां आएगी तो नशे की आदी हो जाएगी, नशा उन लड़कियों के लिए जरूरी हो जाएगा और जैसे ही लड़कियां नशा मांगेगी तो उन्हें यह कह दिया जाएगा कि ग्राहक को रिझाने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ वैसे तस्वीर निकालने होंगे, कुछ वैसे फोटोग्राफ्स निकालने होंगे, ग्राहक को रिझाने के लिए हर वो काम करने होंगे जो ग्राहक को चाहिए और अगर ये सारा कुछ आप कर लेंगी तो फिर आपको नशा भी बड़े ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अनमोल गुप्ता के कैफे के द्वारा मुहैया कराया जाएगा और वो भी बिना किसी पैसे के। पहले 5 फिर 15 और 15 के बाद अब धीरे धीरे लड़कों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है और इसका बिजनेस लगातार फैलने लगता है। उन 12 लड़कों के मोबाइल से जो लगभग 540 नंगी वीडियो और तस्वीरें मिले, उन तस्वीरों को बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के अलावा भी अन्य राज्यों में कस्टमर को बुलाने के लिए, कस्टमर को रिझाने के लिए उस तस्वीर का, उस वीडियो का लगातार उपयोग किया जाता था। जो 23 का आंकड़ा बताया जा रहा है, यह आंकड़ा 23 ही नहीं बल्कि और भी बढ़ सकता है। पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से जांच कर रही है। बनारस खजूरी की रहने वाली वो 19 वर्षीय लड़की जिसका सपना था स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम रोशन करें, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करें, उसका सपना पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह पल भर में बिखर जाता है। लड़की के 4 दोस्तों के द्वारा पहले तो उसे नशे का लत लगाया गया और जब वह पूरी तरीके से नशे की आदी हुई तब वह लड़की सेक्स रैकेट के जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी। पुलिस के द्वारा जब उस लड़की का मेडिकल कराया गया तो पता चलता है कि उस लड़की को हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी जो कि एक गंभीर बीमारी है। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि जिन 23 लड़कों ने उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, उन लड़कों के अंदर भी यह बीमारी जरूर हो गई होगी क्योंकि उन लड़कों ने इस हेपेटाइटिस बी से ग्रसित लड़की के साथ संबंध बनाया था। मुख्य आरोपी अनमोल गुप्ता 2022 में कैंट थाने में एफआईआर के आधार पर पहले भी जेल जा चुका था। वह कुछ दिन जेल में रहा और उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जमानत पर था। जेल जाने के बाद उसे सुधरना चाहिए था, लेकिन जेल जाने के बाद भी वह नहीं सुधरता है। जेल से बाहर निकलने के बाद अनमोल गुप्ता इस रूप को और भी बड़ा कर लेता है। अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, कानून ऐसे लोगों के विरोध में सख्ती से पेश आए तो अनमोल गुप्ता जैसे लोग इस दुनिया में कभी पनप ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और कानून से यह अपील भी करनी है कि ऐसे भेड़ियों का अंत कर दिया जाए तो शायद किसी बहन बेटियों के साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य कभी नहीं होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय निष्पक्षता के साथ जरूर दें और यह भी बताएं कि ऐसे आरोपी को कौन सी सजा दी जाए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।